हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बीएड सेमेस्टर 4 के लिए फ्रेंड्स नॉलेज एंड क्यूरिकुलम लेके आया हूं, जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों का जो पेपर होगा ये 7 नवंबर को होगा। क्लियर है? तो चलिए मैं आप लोगों को ये जो पेपर 11 होने वाला है और ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स 2016-18 के सेशन के लेके आया हूँ। तो चलिए इसमें आप लोगों को पूरा क्वेश्चन मिलने वाला है, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन, द मेन प्रोसेस ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट इज, यानी फ्रेंड्स बोल रहा है कि ना कि पाठ्यक्रम विकास का मुख्य प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स इसका ये जो होता है, पहला होता है इवेल्यूशन भी होता है, फीडबैक भी होता है और इसके साथ साथ देखिए टू फुलफिल द एम्स, यानी कि उद्देश्यों की पूर्ति करना भी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना तो ऑल ऑफ द दीज होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इनमें कौन औपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग इस शब्द को तोड़ना सीखिए। औपचारिक शिक्षा होता क्या है? देखिए, औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो हम लोग किसी योजनाबद्ध यानी किसी प्लानिंग तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। आई औपचारिक शिक्षा का जो सबसे बड़ा जो साधन होता है वह स्कूल होता है। याद रखेंगे, सबसे बड़ा क्या होता है फ्रेंड्स? स्कूल होता है, चाहे लाइब्रेरी होता है, चाहे म्यूजियम होता है। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स अब देखिए इसमें कौन औपचारिक शिक्षा का साधन नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला स्कूल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, घर। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया क्या, स्कूल भी हो गया, औपचारिक शिक्षा हो गया, म्यूजियम भी हो गया, फिर उसके साथ साथ देखिए लाइब्रेरी भी हो गया, होम। तो होम फ्रेंड्स औपचारिक शिक्षा नहीं बल्कि ये इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा होता है। अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जहाँ जहाँ फ्रेंड्स हम लोग जहाँ से जीवन स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ से आप लोग कुछ भी सीख सकते हैं, जैसे घर हो गया, समाज हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, विदेश हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, समाचार पत्र हो गया, खेल के मैदान हो गया, उस वहाँ से अगर हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। क्लियर है? अभी आप लोग हमारे यूट्यूब से अगर कुछ सीख रहे हैं तो इसे बोले अनौपचारिक शिक्षा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एजुकेशन, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले शिक्षा वर्ड्स का जो उत्पत्ति है इडू प्लस केटम होता है। क्लियर है? इडू प्लस केटम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट सेंटर क्यूरिकुलम रिवॉल्व अराउंड, यानी कि फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम चारों घूमता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जो होगा कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है? ये कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी सामग्री के चारों ओर होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट, पाठ्यक्रम की सामाजिक नींव से संबंधित है, पाठ्यक्रम की सामाजिक नींव से संबंधित है, यानी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ क्यूरिकुलम आर कंसर्टेड विथ आइडिया, हिस्ट्री, सोसाइटी या इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स सामाजिक है ना, तो इसमें हमेशा सोसाइटी ही होगा। क्या होगा? सोसाइटी होगा। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नो खत्म। यानी फ्रेंड्स टोटल ओवरऑल 5 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिल चुका है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप बी का क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है आप लोगों के सामने शिक्षण अधिगम सामग्री पर लघु निबंध लिखना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को इस शब्द को सबसे पहले तोड़ना सिखाता हूँ ताकि आप लोग इस शब्द को पहचान लीजिए क्या कहना चाह रहा। तो चलिए देखिए मैं सबसे पहले तोड़ के बताता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स क्या लिखा, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण तो आप जानते हैं, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो फ्रेंड्स आप भी और हम भी आज अपने गांव में समाज में करते हैं। क्लियर है? अब आता फ्रेंड्स अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम एक प्रकार का अस्थायी प्रक्रिया है जिससे हम लोग फ्रेंड्स अपने अभ्यास में या व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। क्लियर है? अर्थात सीखना को हम लोग बोलते हैं अध्ययन, सॉरी अधिगम। अब आता है सामग्री। सामग्री यानी फ्रेंड्स वस्तु। अर्थात फ्रेंड्स टीचिंग लाइनअप के लिए यानी कि टीचिंग लर्निंग के लिए हम लोग जिस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं या जो जो मटेरियल का प्रयोग करता है उस चीज़ के बारे में लिखना है। क्लियर है? अब मैं आप लोग को समझाता हूँ सिंपल वे में, आप लोग को सब समझ में आएगा, बिल्कुल विश्वास है मुझे। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? देखिए पाठ को, किसी भी पाठ को ठीक से समझाने के लिए, किसी भी पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सामग्री का अधिगम कहलाता है या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसमें सबसे मेनली चीज होता है वो पहला होता है आपके लिए श्रव्य सामग्री। क्या होता है फ्रेंड्स? श्रव्य सामग्री। और सेकंड जो होता है वह होता है दृश्य सामग्री। क्या होता है फ्रेंड्स? दृश्य सामग्री। और थर्ड जो होता है श्रव्य एवं दृश्य सामग्री। थर्ड क्या होता है? श्रव्य एवं दृश्य सामग्री। अब देखिए मैं इसके आधार पर आप लोगों को केवल बता देता हूँ। श्रव्य सामग्री तो अधिगम सामग्री के अंदर, श्रव्य सामग्री के अंदर वो चीज़ आते हैं जिससे हम लोग केवल सुनने में प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे रेडियो, रेडियो को हम लोग सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर। तो फ्रेंड्स ये सब आ जाएगा आपका सीडी, ये सब आ जाएगा श्रव्य सामग्री में। क्लियर है?
दृश्य सामग्री, जिसे फ्रेंड्स केवल हम लोग देखते हैं, जैसे चलचित्र हो गया, श्यामपट्ट हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दृश्य सामग्री। लेकिन फ्रेंड्स श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आ जाएगा क्या, टीवी आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, स्मार्टफोन आ जाएगा, जिसका प्रयोग हम लोग डेली करते हैं। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। तो ये तीनों चारों एग्जाम्पल जो होगा शिक्षण अधिगम सामग्री का हो जाएगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स हमें तो निबंध लिखना है, तो इसके बारे में और भी वर्ड लिखना पड़ेगा। तो देखिए कुछ और मैं बताता हूँ, सुनते जाइएगा, केवल ध्यान से सुनिए, सब हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए इसका यूज क्यों करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए बताता हूँ। शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में सहायक सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि फ्रेंड्स शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ विशेषताएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए विशेषताएं मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। वैसे तो माइंड में ही काफ़ी होता है। चलिए, पहला, सहायक सामग्री अस्थायी रूप से सीखने एवं समझने में सहायक करता है। यानी फ्रेंड्स अधिगम सामग्री जो है ना, वह सीखने एवं समझाने में सहायक करता है। उसके साथ साथ सेकंड में आप लोग लिख सकते हैं, यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है ना, वो अनुभव के द्वारा हम लोग को क्या करती है, ज्ञान प्रदान करती है। फिर फ्रेंड्स ये भी लिख सकते हैं, छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं तथा पाठ को सरलता से याद कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स अगर हम लोग ऑनलाइन किसी चीज़ को, अगर सामने से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, या फिर मानचित्र से पढ़ते हैं या ग्लोब से पढ़ते हैं, तो हम लोग एक्टिव काफ़ी रहते हैं और हम लोग को आसानी से समझ में आता है। इसलिए हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इससे वैज्ञानिक प्रकृति का भी विकास होता है। जैसे फ्रेंड्स अगर हम लोग स्मार्टफोन से अगर पढ़ते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति का भी विकास होता है, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलता है, इवैल्यूएशन हम लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं वहाँ पे, है ना। फिर इसके साथ साथ देखिए भाषा संबंधी कठिनाइयाँ भी दूर होती है। भाषा संबंधित कठिनाई भी हम लोग क्या होता है, दूर होती है। यह समय की बचत एवं रुचि में वृद्धि भी करता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, ये समय को बचत करता है। ठीक है, समय को बचत करता है और बहुत सारी कठिनाइयों को दूर करता है और रुचि में वृद्धि करता है। और सबसे इम्पोर्टेंस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंस ये काफ़ी ज़रूरी है, यह मौखिक बातों को कम करती है। ये मौखिक बातों को क्या करती है, कम करती है। तो ये होता है फ्रेंड्स अधिगम, शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में बता दिया पूरा विस्तार से। क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखिए शिक्षण सॉरी क्षमता आधारित पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि व्हाट इज कम्पिटेटिव बेस्ड क्यूरिकुलम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पता होगा क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम क्या होता है, क्यूरिकुलम एक लैटिन वर्ड्स है, जो कि फ्रेंड्स क्यूरियस वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान होता है। क्लियर, आप लोग को पता होगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें हमें डिस्कस किस चीज़ के बारे में करना है, क्षमता आधारित पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानना चाहेंगे क्षमता आधारित पाठ्यक्रम होता क्या। देखिए यह एक ऐसा जरिया है जिससे अभिभावक और शिक्षक को अपने छात्रों की काबिलियत के बारे में जानने में मदद मिलती है। यानी फ्रेंड्स यह एक प्रकार का जरिया है जिसके माध्यम से किसी शिक्षक को या उसके माता पिता को छात्रों की काबिलियत के बारे में जानने में मदद मिलती है। इससे छात्रों की तर्क क्षमता, इसे सुनिएगा फ्रेंड, इससे छात्रों की तर्क क्षमता, ठीक है, सोचने की क्षमता और मुश्किल हल करने की क्षमता के बारे में जान सकते हैं। ये होता है आपका क्षमता आधारित पाठ्यक्रम। क्लियर है। नेक्स्ट, स्कूल प्रशासन का महत्व एवं प्रयोजन की चर्चा करें। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस ऑफ स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी स्कूल क्या लिखा, स्कूल प्रशासन का महत्व एवं प्रयोजन की चर्चा करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले स्कूल प्रशासन का आप लोग महत्व लिख सकते हैं। प्रशासन यानी स्कूल प्रशासन यानी कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अर्थ ही होता है व्यक्तियों से काम लेना। अर्थात फ्रेंड्स देखिए प्रशासन ये नहीं होता, मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग ये पता करेंगे, देखिए स्कूल प्रशासन का आप लोगों को सबसे पहले मैं कार्य बता रहा हूँ, इसका कार्य क्या होता है बताता हूँ। सबसे पहले इसका कार्य क्या हो सकता है, आप लोग खुद सोचिए। सबसे पहले इसका जो कार्य होता है, वार्षिक बजट तैयार करना। ठीक है, विद्यालय प्रशासन सॉरी स्कूल प्रशासन को, इसका पहला होता है वार्षिक बजट तैयार करना, साथ ही वित्तीय अनुदान का प्रयास करना, ठीक है, एवं उसका उपयोग करना, पाठ्य पुस्तकों का चयन करके उसकी खरीदारी करना। इसके साथ साथ शिक्षण सामग्री जैसे मानचित्र हो गया, चार्ट पेपर हो गया, प्रयोगशाला सामग्री हो गया की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फिर फ्रेंड्स शिक्षा के लिए योजना बनाना। फिर फ्रेंड्स बच्चों के लिए प्रोत्साहन करना। फिर बच्चों के लिए खेल संबंधित या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए व्यवस्था करना। ये सब सारी चीज़ जो होता है विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। और तो और इसका सबसे मेन टर्म होता है शिक्षा का योजना बनाना। यानी कि शिक्षा का योजना बनाना सबसे इंपॉर्टेंस होता है, शिक्षा का योजना बनाना। फिर फ्रेंड्स लिख सकते हैं शिक्षा की व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना, यानी कि वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था क्या उसका भी देख रेख करना। क्लियर है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स विद्यालयों में उपयोगी उपकरणों की उपलब्ध कराना, यानी कि विद्यालय में कौन कौन से उपयोगी उपकरण इसको भी
देख रेख करना एवं उसको उपलब्ध कराना, ये होता है शिक्षक प्रशासन का महत्व एवं प्रयोजन का चर्चा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके कोई भी कार्य करता है उसमें कुछ ना कुछ कठिनाई भी आता है, तो इसकी कठिनाइयों को भी हम लोग जिक्र कर देते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो पहला, इसमें फ्रेंड्स परीक्षा की समस्या होती है, यानी कि देखिए परीक्षा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है किस टाइप से लेनी है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सेमेस्टर वाइज या एनुअल होता है, ये परेशानी हो सकती है। फिर अनुशासनात्मक होता है, कभी कभी कुछ कुछ ऐसा भी कॉलेज में होता है जो अनुशासन नहीं हो पाता, ये भी एक परेशानियाँ होती है। फिर वित्तीय समस्या भी होता है, आप लोग देखते होंगे बाढ़ वगैरह अगर आता है या फिर कभी कभी मौसम खराब होने की वजह से वित्तीय समस्या भी आती है। फिर बढ़ते हुए कार्यालय कार्य की समस्या भी आती है, तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अब आ चुके हैं हम लोग ग्रुप सी में। तो फ्रेंड तुरंत आप लोग हमारा इस चैनल को लाइक बटन दबा दीजिए अगर अच्छा लगा होगा तो मैं ग्रुप सी का बताऊंगा। जल्दी फ्रेंड प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। तो चलिए थैंक यू सो मच, अब स्टार्ट करता हूँ ग्रुप सी। तो फ्रेंड सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए, पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को लिखे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम तुलना चाहेंगे पाठ्यक्रम क्या होता है। देखिए सिंपल वे में आप लोग को मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही आप लोग को समझना है केवल। देखिए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम दो शब्द से मिलकर बनता है, किससे किससे था फ्रेंड्स, पाठ्य और क्रम। तो फ्रेंड्स ये पाठ्यक्रम का इंग्लिश सॉरी पाठ्यक्रम का इंग्लिश मीनिंग होता है क्यूरिकलम, जो कि एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ था। और इसका अर्थ क्या होता है, क्यूरी, क्यूरी का अर्थ क्या होता है, घोड़े का सॉरी दौड़ का मैदान। अर्थात फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं इस क्यूरिकुलम के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम क्या एक प्रकार के दौड़ के मैदान की जैसा होता है, जिसमें फ्रेंड्स बालक को उसके अंतर्गत रख के अपने जीवन को निर्धारण करते हैं, फिर भविष्य का निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस चीज़ बता रहा हूँ। देखिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे दौड़ के मैदान में कोई व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वैसे ही पाठ्यक्रम में सुनिएगा, वैसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अध्यापक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के मानसिक, सुनिएगा, अध्यापक छात्रों देखो पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेदनात्मक विकास करने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम द्वारा ही छात्रों का दिशा निर्देश की अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग इतना लिख सकते हैं। और भी अगर लिखना है तो देखिए पाठ्यक्रम बारे में बताता हूँ, पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया के पूर्ण तथा अभिन्न भाग होता है। पाठ्यक्रम का जो रूप होता है काफ़ी व्यापक होता है। ठीक है, और पाठ्यक्रम में छात्र के संतुलन का विकास पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया को लिखना है, तो फ्रेंड्स आप लोग पाठ्यक्रम के बारे में जितना जानते हैं सब चीज़ इसके बारे में डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, तो उससे बेटर होगा आप लोग के बारे में, क्लियर है। अब पाठ्यक्रम के ही रूप में कहा था पाठ्य वस्तु के बारे में डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम की पुरानी अवधारणा एवं आधुनिक अवधारणा के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लिख सकते हैं आप लोग पाठ्यक्रम की दो अवधारणा होती है, जो पहला वाले अवधारणा को हम लोग क्या बोलते हैं, पौराणिक अवधारणा, और वर्तमान को बोलते हैं आधुनिक अवधारणा। पौराणिक देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग पुरानी अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में लिख दीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा ये। पुरानी अवधारणा क्या होता था, विषय वस्तु पर आधारित होती थी और वह केवल प्राचीन अवधारणा को महत्व देता था, और वो फ्रेंड सबसे ज़्यादा ना वह रटने पर बल देता था। ठीक है, रटने पर बल देता था। फिर फ्रेंड्स वह परंपरागत रूप से यूज होता था और सैद्धांतिक ज्ञान का उसमें पाठ पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स वर्तमान का जो होता है, यानी कि वर्तमान का जो आधुनिक अवधारणा है वो सैद्धांतिक तो है ही, सैद्धांतिक तो हमेशा चलेगा, लेकिन सैद्धांतिक के साथ साथ ना व्यवहारिक और सामंजस्य हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं इसमें, सभी गति अभी के पाठ्यक्रम में सभी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है, समझ पे ध्यान दिया जाता है, कौशल पे ध्यान दिया जाता है। आधुनिक पद्धति में वाद विवाद, परियोजना विधि, ये सब सारी चीज़ का इसमें मेंशन किया जाता है। क्लियर है, तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें आप लोग लिख सकते हैं पाठ्यक्रम के काफ़ी प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। देखिए स्कूल के भीतर शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए बाहरी एजेंसियों की भूमिका को स्पष्ट करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे छोटा सा आप लोगों को टोल कर मैं बताने आऊँ, हम लोग सबसे पहले एजेंसी के बारे में जानना चाहिए, एजेंसी होता क्या है। तो एजेंसी के बारे में हम लोग जानना चाहिए एजेंसी होता क्या है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड देखिए सुनिएगा केवल, समाज या विद्यालय अपने जीवन की निरंतर को बनाए रखने के लिए कुछ संस्थाओं का स्थापना करता है। क्लियर है, इस संस्थाओं को शिक्षा का एजेंसी के रूप में कहते हैं, यानी जितना संस्था होता है ना अपने जो जितना संस्थान होता है वो शिक्षा की एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सीबीएसई भी क्या एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एनसीईआरटी भी क्या एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। क्लियर है, तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने आया हूँ। देखिए
आप लोग एजेंसी के बारे में आप लोग लिख देंगे क्या होता है, यानी फ्रेंड्स समाज या विद्यालय अपने जीवन की निरंतर बनाए रखने के लिए कुछ संस्थानों या शिक्षा की एजेंसियों के रूप में कार्य करता है, जिसे हम लोग एजेंसी कहते हैं। इसका फ्रेंड्स सबसे पहले दो रूप में वर्गीकृत किया गया, एक होता है औपचारिक एजेंसी, ठीक है, जिसमें फ्रेंड औपचारिक में आ जाएगा आपका स्कूल हो जाएगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा, म्यूजियम हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है अनौपचारिक, तो फ्रेंड ये भीड़ लिख सकते हैं, मेला लिख सकते हैं, ठीक है, समाज लिख सकते हैं, फिर राज्य लिख सकते हैं, ये हो गए अनौपचारिक, ठीक है। अब इसके साथ साथ फ्रेंड इसमें दो चीज़ और डिस्कस कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस होता है ये। इसमें एक लिख सकते हैं आप लोग वाणिज्यिक एजेंसी। देखिए वाणिज्यिक यानी होता है कॉमर्शियल एजेंसी। देखिए वे एजेंसियां है, देखिए ये वे एजेंसियां जो मानव जाति के विभिन्न प्रकार के ज्ञान, खोज, आविष्कार और उपलब्धियां देती है। जैसे फ्रेंड्स सिनेमा, ठीक है, सिनेमा इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रेस लिख सकते हैं, रेडियो लिख सकते हैं, क्लब लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं वाणिज्यिक के अंतर्गत, ठीक है। और लास्ट इसमें एक और लिख सकते हैं गैर व्यवसायिक एजेंसी। तो गैर व्यवसायिक, देखिए मैं लिख देता हूँ हिंदी में थोड़ा, तो गैर व्यवसायिक एजेंसी उसे कहते हैं जो सामाजिक भलाई के लिए अस्तित्व में काम आता है। क्लियर है, जैसे शैक्षिक पर्यटन हो गया, वाद विवाद हो गया, युवा मंच हो गया, इस चीज़ को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें आप लोग को वर्ड बढ़ाना है, तो वर्ड बढ़ाने के लिए आप लोग को और भी वर्ड्स लिखना, जो मैं आप लोग के लिए बताने के लिए आया हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग को मैं यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं कि स्कूल के भीतर शिक्षकों को शैक्षिक सहायता प्रदान के लिए बाहरी एजेंसियों की भूमिका लिखे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए बाहरी एजेंसी की भूमिका में आप लोग देखिए ये लिख सकते हैं, बाहरी एजेंसी में भूमिका ऐसे सीबीएसई का होता है, ठीक है। तो आप लोग सीबीएसई के बारे में लिख सकते हैं, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म आगे लिख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1929 में हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। यह विभिन्न प्रकार के शिक्षण के संस्थान को मान्यता प्रदान करता है। या 10 से लेकर 12 तक का एग्जाम डेट करवाता है, यह हमेशा एग्जाम के लिए अपडेट करवाता है, ठीक है। और इसका वर्तमान अध्यक्ष निधि छिब्बर है। इस प्रकार आप लोग सीबीएसई के बारे में जिक्र कर सकते हैं। फिर सेकेंड टर्म में इसी के बारे में सेकंड एजेंसी के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के बारे में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, और हिंदी में जानना चाहते हैं तो लिखिएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान या प्रशिक्षण परिषद, जो कि फ्रेंड भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक संगठन है, जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करता है, फिर सलाह देता है, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एनसीईआरटी बारे में और भी आप लोग वर्ड लिख सकते हैं, आप लोग को बढ़ाना है वर्ड, ठीक है। तो आप लोग इसका कार्य लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी का कार्य क्या होता है, शिक्षा एवं समाज कल्याण में सलाह देना, नीति निर्देशन में मदद करना, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए सहयोग करना, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए याद रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए ये भी आप लोग वर्ड्स पढ़ाने के लिए लिख सकते हैं। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम लोग बोलते हैं एनईपी, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो होता है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी को भी ऐड किया गया इसमें, ठीक है, यानी कि एजेंसी के रूप में ऐड किया गया, ठीक है। जो कि फ्रेंड्स वह प्रारंभिक वो सब चीज़ का देख रेख करता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें और भी आप लोग एजेंसी का नाम ले सकते हैं, जैसे कि देखिए आप लोगों को पहले लिखना होगा सीबीएसई, ठीक है, मैं बता देता हूँ सीबीएसई लिख सकते हैं, एनसीईआरटी लिख देंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को नैक टीम लिख सकते हैं, जो आप लोग को यूनिवर्सिटी में आया था। तो नैक टीम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले नैक का फुल फॉर्म आप लोग लिख दीजिएगा, क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल होता है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1994 में हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में है। इसका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, ये ग्रेडिंग के रूप में कार्य करता देता है, जैसे ए हो गया, ए प्लस हो गया, ठीक है, यानी वो अपडेट करता है, ठीक है। बी प्लस हो गया, इस टाइप का आप लोग नैक के बारे में भी लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स एक होता है इसमें एक और टर्म होता है एनआईओएस होता है, तो एनआईओएस भी लिख सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। ये रन विकास का कार्य करता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग एक और चीज़ का यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए एक होता है फ्रेंड्स सी, लिख देता हूँ CIET। तो CIET के बारे में लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी फ्रेंड्स यह एक टेक्नोलॉजी यानी यह एक तकनीकी अंगभूत इकाई है, जो फ्रेंड जिसकी स्थापना 1984 में किया गया था, ठीक है। और ये इसका जो कार्य होता है ना, यह आपको शैक्षिक तकनीकों पर ध्यान देता है, ठीक है। जैसे रेडियो हो गया, साइबर हो गया, मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सब चीज़ पे ध्यान को देता है CIET। तो ये सब सारी जो चीज़ आती है वह एजेंसी के रूप में कार्य करता है। क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग वर्ड बढ़ाकर लिख सकते हैं। क्लियर है। आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। और फ्रेंड इसके साथ साथ आप लोग इंपॉर्टेंस NCF, देखिए NCF के बारे में जिक्र कर सकते हैं। NCF 2005 के बारे में जिक्र कर सकते हैं, जिसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है नेशनल क्यूरिकुलम
फ्रेमवर्क होता है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है। यह पाठ्यक्रम को सुधार करने तथा कक्षा के अंदर तथा बाहर सीखने के अनुभवों को लाने का प्रयास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एनसीएफ के बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, इसका जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे फ्रेंड्स? प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये सबसे पहले 1993 में इसका गठन किया गया था और फिर वह 2005 में बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें कुल जो सदस्य होता है वो 38 सदस्य होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग इसके बारे में और भी लिख सकते हैं, एनसीएफ के बारे में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे फ्रेंड्स इसका कुछ सिद्धांत पे कार्य करता है, जैसे मानवता का सिद्धांत पे कार्य करता है, एकता के सिद्धांत पे कार्य करता है, उसके साथ साथ ये नैतिकता के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फिर संस्कृति एवं संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, समायोजन के सिद्धांत पे कार्य करता है, रुचि के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये सब सारे एनसीएफ के बारे में लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर है? फिर इसमें कुल 21 प्रकार के सब्जेक्ट भी ऐड किए गए थे। तो ये सब सारी चीज आप लोग लिख सकते हैं पेपर के लिए। क्लियर है? तो चलिए कैसा लगा? ओ सॉरी, एक और क्वेश्चन है इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका है क्वेश्चन ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है ये, पाठ्यक्रम कार्यान्वय, यानी कि फ्रेंड्स पाठ्यक्रम कार्यान्वय क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोग वर्ड्स को पढ़िए, ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। पाठ्यक्रम तो आप लोग जानते हैं, कार्यान्वय समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए होता क्या। देखिए पाठ्यक्रम कार्यान्वय देखिए किसी प्रशिक्षण संस्था में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों के माध्यम से पाठ्यचर्या का विकास करते हुए उसे पूर्ण रूप से परिणित करना ही कार्यान्वय कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को मैं समझाता हूँ, इसके बारे में मैं समझाता हूँ। देखिए पाठ्यक्रम में होता क्या है, यानी फ्रेंड्स किसी भी विद्यालय में, जैसे हम लोग एक विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हमारे बीच में कौन होता है? टीचर होते हैं। अब टीचर हमारे सामने बहुत सारे उद्देश्य लाते हैं, और वो हमारे पास तो लाते हैं, क्यों लाते हैं? ताकि हमारे वह पर्पस है कि हमें वह विकास कर सके। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को विकास करते हुए कार्य को जो किया जाता है उसी, यानी कि वो हम लोग टीचर तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे हम लोग अर्जित कितना उपलब्ध कर रहे हैं, यानी उससे हम लोग कितना चीज़ को प्राप्त करते हैं, अगर उसका कोई मापन करता है, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं कार्यान्वय। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ बताता हूँ। अब देखिए इसमें भूमिका लिखना शिक्षक का, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें लिख सकते हैं, इसमें कुछ तत्व होता है। पहला इसका भूमिका ये होता है, पहला ये होता है उद्देश्यों की प्राप्ति करना। पहला क्या होता है फ्रेंड्स? उद्देश्यों की प्राप्ति करना। फिर फ्रेंड्स लिख सकते हैं इसमें आप लोग शिक्षण गतिविधियों की योजनाओं के बारे में डिस्कस करना है। फिर शिक्षण पद्धति का उपयोग करना है। ठीक है, शिक्षण पद्धति बोले तो आप लोग अपना स्कूल में कौन सा यूज करते हैं, जैसे आप लोग एनुअल एग्जाम लेना है या सेकेंडरी पेपर लेना है, ये आप लोग लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं शिक्षण संप्रेषण का उपयोग करने से, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हैं या दृश्य श्रव्य उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम इसका लिख सकते हैं आप लोग मूल्यांकन, यानी कि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन में सबसे अंतिम वर्क होता है मूल्यांकन का। तो अब हम लोग ये जानना चाहिए मूल्यांकन होता क्या है। देखिए सबसे पहले मूल्यांकन, मूल्यांकन जो होता है वह पाठ्यक्रम कार्यान्वयन का एक रूप होता है, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों को अधिगम के स्तर को जानना, छात्रों के द्वारा अधिगम के स्तर को जानना तथा फीडबैक के लिए उसका उपयोग करना। यह पाठ्यचर्या क्रियान्वयन का अंतिम तथा प्रभावशाली तत्व होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर कार्यान्वयन में आप लोगों को दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, कार्यान्वयन एक अर्थ होता है फ्रेंड जितना मैनेजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को चेक करना। ठीक है, कि उस प्रकार विद्यार्थी कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आप लोगों को डिस्कशन जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।